Hello students, today I am taking subject business studies, and in business studies we are going to start chapter number 9, internal trade. In internal trade we will be read in this chapter first one, what is the meaning and features of internal trade, then types and services. So first one we should know about what is internal trade. So internal trade is also known as domestic trade. जो इंटरनल ट्रेड है उसे डोमेस्टिक ट्रेड कहा जाता है. और डोमेस्टिक ट्रेड क्यों कहा जाता है? बिकॉज इंटरनल ट्रेड इज अ ट्रेड दैट टेक प्लेस विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री. मतलब ये जो इंटरनल ट्रेड जो भी बिजनेसमैन करते हैं वो एक हमारे नेशन की जोग्राफिकल लिमिट के अंदर ही किया जाता है, इसलिए इसे डोमेस्टिक ट्रेड भी कहा जाता है. Exchange of goods within the nation is called as internal trade. In other words, we can say that जो भी exchange होता है goods और services का within the nation, जो nation के अंदर ही होता है, that is called internal trade. Internal trade is characterized by the presence of two parties. जो इंटरनल ट्रेड है वो किन के द्वारा किया जाता है? हमेशा जब भी कोई ट्रेड किया जाता है तो वो दो पार्टीज के बीच में ही होता है. फर्स्ट वन परचेसर एंड सेकंड वन सेलर. So, in these parties, free will and exchange of goods, simplifications, trade formalities, limited area of operation. मतलब इन दोनों पार्टीज के बीच में ये सब बातें क्लियर की जाती है कि आपको किस तरह से जो गुड्स लेना है, किस तरह से एक्सचेंज करना है, और जितनी भी ट्रेड फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सब पूरी की जाती हैं, लेकिन विद इन नेशन. मतलब नेशन की जितनी भी लिमिट्स है, नेशन की बाउंड्रीज है, उसके अंदर जो भी ट्रेड किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल ट्रेड. दैट इज़ वी कैन टेक एग्जांपल दैट वी आर लिविंग इन इंडिया. सो इंडिया के अंदर अंदर जितना भी ट्रेड किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल ट्रेड. अब इंटरनल ट्रेड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको क्या कैसे कह सकते हैं? दैट इज़ ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट्स इज डन इन नेशनल करेंसी. अब क्या होगा, हमारे इंडिया में ही यदि इंटरनल ट्रेड होगा तो जितनी भी जो एक्टिविटीज़ होगी, जितने भी रिसीट और पेमेंट होंगे वो सब नेशनल करेंसी में होंगे. एंड नॉर्मली देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन सेंडिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. मतलब यदि आप इंटरनल ट्रेड कर रहे हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी गुड्स को वन प्लेस से अदर प्लेस तक लाने ले जाने में. ओनली ट्रांसपोर्टेशन परमिशन इज नीडेड टू ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. सिर्फ आपको कहाँ परमिशन लेना है इस तरह के इंटरनल ट्रेड में? जहाँ पर आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट. Then next one, medium of transport are available against payment like railways, roadways and others. और ट्रांसपोर्टेशन के और अलग अलग मीडियम होते हैं. जैसे आप आपके बिजनेस को, आप आपके ट्रेड को रेलवेज के थ्रू भी कर सकते हैं, रोडवेज के थ्रू आप आपके सामान को यहाँ से वहाँ ला ले जा सकते हैं. एंड परचेसर एंड सेलर रेजाइड इन द सेम कंट्री. लेकिन इसकी एक परमिशन होती है, इसका एक रेस्ट्रिक्शन होता है कि जब भी आप इंटरनल ट्रेड करें तो जो भी परचेसर और सेलर है वो दोनों कंट्रीज़ के ही होना चाहिए. सो हमने फीचर्स में क्या पढ़ा कि द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस विद इन अ कंट्री. मतलब जो भी बाइंग और सेलिंग हो रहा है वो कंट्री के अंदर ही होना चाहिए. सेकेंड वन, द पेमेंट्स आर मेड एंड रिसीव्ड इन द होम करेंसी ओनली. मतलब जैसे हम इंडिया में रह रहे हैं तो जितना भी जो पेमेंट और रिसीट हो रहा है वो होम करेंसी का ही होना चाहिए, इन वी कैन से इन रुपीज़ ओनली. देन थर्ड वन, देयर आर नो वेरी फ्यू फॉर्मेलिटीज़ टू बी कम्प्लीटेड बाय द ट्रेडर्स. मतलब बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती है इंटरनल ट्रेड में, बहुत कम फॉर्मेलिटीज़ होती है और आप आपका बिजनेस ईजिली कर सकते हैं. देन नेक्स्ट वन, वेरियस लोकल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि हम रोडवेज के थ्रू, रेलवेज के थ्रू हमारे ट्रांसपोर्टेशन को भी कंप्लीट कर सकते हैं, गुड्स और सर्विसेज को हम ट्रांसफर वन स्टेट टू अनदर कर सकते हैं. देन थर्ड वन, वी विल बी रीड अबाउट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड. So there are two types of internal trade.
First one wholesale trade and second one retail trade. इंटरनल ट्रेड कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. यहाँ पर इसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया है. फर्स्ट वन होलसेल ट्रेड. वी कैन सी दिस पिक्चर दैट इज होलसेल ट्रेड रेफर्स टू द ट्रेड इन विच गुड्स आर सोल्ड इन लार्ज क्वांटिटीज. मतलब होलसेल नाम से क्लियर है कि इसमें बहुत ही एक बल्क क्वांटिटी में जितना भी गुड्स होता है उसे परचेज किया जाता है. First one we will be read about what is wholesale trade. Wholesale trade, that is the trade in which the trader purchases goods in bulk quantity. मतलब इस wholesale trade में जो wholesaler होता है वो बहुत ही large quantity में bulk quantity में परचेस करता है गुड्स को. किन किन से करता है? फ्रॉम मैन्युफैक्चरर से एंड प्रोड्यूसर से. मतलब जो होलसेलर है वो या तो मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट जो गुड्स है उसे परचेस कर लेगा या फिर प्रोड्यूसर से, एंड सेल्स देम टू ट्रेडर्स और कंज्यूम्स इन स्मॉल क्वांटिटी. और फिर उस तरह से जो बल्क क्वांटिटीज में जो परचेस करता है उसी गुड्स को वो स्मॉल लॉट्स में रिटेलर को सेल करता है. दैट इज कॉल्ड होलसेल ट्रेड. In other words, we can say that the person who carries on wholesale trade, it is known as wholesaler. जितने भी जो wholesale trade को जो कैरी करता है उसे हम wholesaler कहते हैं. और wholesaler वह होता है जो परचेस करता है मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर से बल्क क्वांटिटी में गुड्स को, और फिर उसी गुड्स को वो सेल करता है स्मॉल लॉट्स में रिटेलर को. एक तरह से होलसेलर को मिडिल मैन भी कहा गया है. किन किन के बीच में? मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में. क्यों? क्योंकि होलसेलर जो है वो मैन्युफैक्चरर से गुड्स परचेस करता है और रिटेलर को सेल करता है. तो होलसेलर को मिडिल मैन भी कहा जाता है. कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं होलसेल ट्रेड की. दैट इज फर्स्ट वन लार्ज कैपिटल. आप इस पिक्चर के थ्रू ही देख सकते हैं कि यदि आप इस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको बल्क क्वांटिटीज़ में, लार्ज क्वांटिटीज़ में जो गुड्स है उसे परचेस करना होगा. तो फर्स्ट वन परचेस गुड्स इन अ बल्क इन कैश, है ना. देन सेकेंड वन मेंटेन अ गोडाउन फॉर कीपिंग गुड्स. अब यदि आप इतने होलसेल रेट पर जितना भी गुड्स ले रहे हैं तो उसके लिए एक प्रॉपर गोडाउन भी रखना होगा. प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू प्रोड्यूसर्स थ्रू एडवांस पेमेंट. आपको कभी कभी एडवांस पेमेंट भी करना होगा यदि आप बल्क क्वांटिटीज़ में प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर से परचेस करके लेकर आते हैं तो. सेकेंड वन बल्क परचेस. अभी हमने पढ़ा कि जो होलसेलर है वो परचेस करता है बल्क क्वांटिटीज़ में प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर से. देन थर्ड वन बैलेंस इन डिमांड सप्लाई. जो होलसेलर है वो एक इम्पॉर्टेंट मिडिल मैन होता है. किन किन के बीच में? मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में. तो वह एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है किन सारी कमोडिटीज़ के लिए. और समटाइम्स ही टेक्स अननेसेसरी एडवांटेज ऑफ हिज पोजीशन बिकॉज ऑफ विच द कंज्यूमर्स आर एक्सप्लॉइटेड. कितनी बार उसे लोगों को क्रेडिट भी देना होता है. देन ट्रेड थ्रू सैम्पल्स. जो एक होलसेलर होता है वो पूरा जो उसका गुड्स है उसको वो बाहर लेकर नहीं रखता. उसका सारा गुड्स गोडाउन में कीपिंग रहता है. सिर्फ वहाँ से वो कुछ तरह के सैंपल लेकर आता है. We can say that a wholesaler does not exhibit his entire stock in his office. वो अपने ऑफिस में पूरे स्टॉक को नहीं रखता है. बट ही मेंटेन सैंपल. वो एक तरह से सैंपल कलेक्ट करके रखता है. सो in features we will be read about that wholesaler acts as a link between producer and retailer. जो wholesaler है वो एक तरह से middleman है किन किन के बीच में? प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में. सेकेंड वन होलसेलर डील्स विद लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गुड्स. हम स्टार्टिंग से यही पढ़ रहे हैं कि यदि एक होलसेलर ट्रेड यदि कोई करना चाहता है तो उसे एक लार्ज क्वांटिटीज में जो गुड्स है उसे परचेस करना होगा. होलसेलर इज जनरली स्पेशलाइज्ड इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट. मतलब होलसेलर जो होते हैं वो वन लाइन प्रोडक्ट ज़्यादा रखते हैं क्योंकि इन्हें जितना भी स्टॉक लेकर आना पड़ता है वो पूरे गोडाउन में रखना पड़ता है. तो ये एक ही लाइन के प्रोडक्ट ज़्यादा लाते हैं. जैसे कि स्टेशनरी, यदि कोई पर्सन होलसेलर का ट्रेड कर रहा है और तो वो एक ही लाइन का लेगा. जैसे वो स्टेशनरी का सारा उसके पास
मिल जाएगा, देन फूड ग्रेन्स एट्सेट्रा। देन होलसेलर इन्वेस्ट लार्ज क्वांटिटीज लार्ज अमाउंट्स ऑफ कैपिटल इन मेंटेनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स। जो होलसेलर है उसे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है अपने बिजनेस में। देन होलसेलर जनरली सेल्स गुड्स इन स्मॉल लॉट्स ऑफ रिटेलर एंड जनरली डज नॉट सेल टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। मतलब इसे अपना जो बल्क क्वांटिटीज़ में जितना भी लेकर आता है स्टॉक या जो भी गुड्स है उसे वो स्मॉल लॉट्स में देता है। देन जनरली द मार्जिन प्रॉफिट ऑफ होलसेलर इज़ लो। जो होलसेलर है उसकी जो मार्जिन होती है जैसे प्रोडक्ट की, मान लीजिए उसने किसी पेंसिल के बॉक्स को मैन्युफैक्चरर से 20 रुपीज़ में परचेस किया है तो उसका मार्जिन जो होता है बहुत कम होता है। अब वो जिस पर्सन को या रिटेलर को सेल करेगा वो मैक्सिमम वो 5 रुपीज़ तक ही इंक्रीज़ कर सकता है। मतलब इसका जो प्रॉफिट होता है वो बहुत ही लो होता है। लेकिन इसका प्रॉफिट कहाँ होता है कि एक बल्क क्वांटिटी, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में इसके यहाँ से जो गुड्स हैं वो जाते हैं तो इससे उसको इतना लॉस नहीं होता है। मतलब वन डे में ही वो बहुत ही अच्छा इन्वेस्ट भी कर लेता है और बहुत अच्छी सेलिंग भी कर लेता है। होलसेलर इज़ फर्स्ट इंटरमीडिएटरी इन द डिस्ट्रीब्यूशन चेन। जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है मार्केट में, सो फर्स्ट वन इसे हम कहते हैं कि ये फर्स्ट चेन है जहाँ से गुड्स सप्लाई होना स्टार्ट होता है। देन सेकेंड वन सर्विसेज ऑफ द होलसेलर। अब सर्विसेज क्या क्या होती है इसकी होलसेलर की। होलसेलर जो होता है वो रेंडर्स, मतलब बहुत सारी सर्विसेज, मतलब उसकी मैन्युफैक्चरर के लिए क्या सर्विसेज है, उसके रिटेलर के लिए क्या सर्विस है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो जो होलसेलर है उसकी मैन्युफैक्चरर के लिए क्या सर्विस होगी, फैसिलिटेट लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक ऑफ स्केल। मतलब वो जितना भी माल ले रहा है वो एक बेनिफिट के थ्रू ले रहा है, और जितना भी वो ऑपरेशन जो भी लार्ज स्केल पर जो बल्क क्वांटिटीज से लेता है मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर से, तो इससे क्या होगा कि यदि वो कंटिन्यू होलसेलर मैन्युफैक्चरर से लेता रहेगा तो मैन्युफैक्चरर भी अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते रहेंगे, बनाते रहेंगे। सो होलसेलर्स हेल्प द मैन्युफैक्चरर्स टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ अ लार्ज स्केल ऑपरेशन। मतलब जितने बल्क क्वांटिटीज में होलसेलर मैन्युफैक्चरर से गुड्स परचेस करेगा उतनी ही बल्क क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरर वहाँ पर अपने प्रोडक्ट को बनाएगा। सो ये जो दोनों हैं ये आपस में क्या करते हैं, दे बाय इन बल्क विच इनेबल्स द मैन्युफैक्चरर ऑल्सो टू प्रोड्यूस इन बल्क एंड अवेल बेनिफिट्स ऑफ द लार्ज स्केल प्रोडक्शन। मतलब जितनी बल्क क्वांटिटी में जो होलसेलर है वो मैन्युफैक्चरर से परचेस करेगा उतने ही बल्क क्वांटिटी में ये अपने ऑपरेशन को कंटिन्यू रखेगा। मतलब मैन्युफैक्चरर के लिए ये बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है कि वो होलसेलर को यदि पूरा बल्क क्वांटिटी में दे रहा है प्रोडक्ट जो भी उसका गुड्स है तो वो उतनी ही बल्क क्वांटिटी में उसके प्रोडक्ट को बनाता भी रहेगा। तो एक तरह से इनका बैलेंस बना रहेगा। सेकेंड वन, मैन्युफैक्चरर को क्या है सर्विस देता है होलसेलर, हेल्प्स इन मार्केटिंग फंक्शन। मतलब जो मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर है वो सिर्फ गुड्स को बनाता है, उसे मार्केट में उस गुड को ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो होलसेलर है वो क्या करता है, wholesalers employ a sales force to reach retailers located in her corners of the country. The salespersons of wholesaler perform the task of persuading the retailer to display and sell of goods at retail outlet. मतलब जो ये मतलब मार्केटिंग फंक्शन ये है कि यदि जो होलसेलर है वो बल्क क्वांटिटी में लेकर जा रहा है मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर से, तो अब ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पूरे मार्केट में वो इस प्रोडक्ट को पहुंचाए। और जो ये होलसेलर हैं ये पूरे मतलब जो नेशन है उसके कॉर्नर कॉर्नर में रहते हैं। तो इससे फिर क्या होता है, मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर को अपने जो गुड्स है, अपना जो प्रोडक्ट है उसको ज़्यादा एडवर्टाइज करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये सारा होलसेल ही कर लेते हैं। थर्ड वन, एक्सपर्ट एडवाइस। मतलब जो एक होलसेलर है वो मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर को क्या एडवाइस दे सकता है, द होलसेलर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रेफरेंसेस एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कस्टमर टू द मैन्युफैक्चरर। मतलब
अब जब होलसेलर लेकर जाता है तो वो जो रिटेल जो ट्रेडर है, जो रिटेल ट्रेडर को वो जब वो अपना जो गुड्स है वो सेल करता है, तो यदि कोई कंप्लेन होती है, यदि कोई अच्छी एडवाइस होती है, तो वो डायरेक्ट कस्टमर उसे ही दे देता है होलसेल को, और होलसेलर किसे देता है फिर मैन्युफैक्चरर को। जो भी उसे इंफॉर्मेशन मिलती है थ्रू कस्टमर्स, मतलब उस प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर जो भी उसे इंफॉर्मेशन देता है, कंप्लेंट देता है, या वो बताता है कि वो उससे सेटिस्फाई है या नहीं, इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सारी होलसेलर मैन्युफैक्चरर को बताता है, जिससे मैन्युफैक्चरर अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी मेंटेन कर लेता है। और होलसेलर मेक सजेशंस अबाउट द टाइप्स ऑफ क्वालिटीज ऑफ गुड्स रिक्वायर्ड बाय द कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग होलसेलर उससे सजेशन भी दे सकता है मैन्युफैक्चरर को, और मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट में उसके अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकता है। सो सच इंफॉर्मेशन हेल्प्स द प्रोड्यूसर टू रेगुलेट प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंज्यूमर, मतलब इस तरह की हेल्प जो होती है, एक्सपर्ट जो एडवाइस दी जाती है होलसेलर के थ्रू, तो उससे क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट में चेंज कर लेते हैं और अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर वो अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं। नेक्स्ट वन, स्टोरेज।